Very good afternoon, everyone. So we'll be starting up with law today. आपके फाउंडेशन का सबसे टफ सब्जेक्ट, फाउंडेशन का वो सब्जेक्ट जो 60 मार्क्स स्कोर करने में भी पसीने निकालेगा. दैट्स फाइन. ठीक है. लॉ आपका कोलैबोरेट होना है इंग्लिश के साथ. पीसीआर लॉ आपका कोलैबोरेट होना है इंग्लिश के साथ बीसीआर, और इसी में ही ऐड होना है आपका कम्युनिकेशन. ठीक है. लॉ आपका है 60 मार्क्स का. ये दोनों हैं आपके 40 मार्क्स के, जिसमें से कम्युनिकेशन अप्रोक्सीमेटली 8, 9, 10 किसी का भी आ सकता है. ठीक है. ये वाला टॉपिक मैंने आपको करवाना है, बीसीआर आपके साथ सर्व करेंगे. ठीक है. तो लॉ टोटल मैंने करवाना है, बीसीआर आपके साथ सर्व करेंगे. और आपका ये जो 60 मार्क्स का पेपर है ये सब्जेक्टिव है. सब्जेक्टिव है यानी कि थ्योरेटिकल है. ठीक है, ध्यान से समझना. सब्जेक्टिव है, बोले तो थ्योरेटिकल है. लेकिन लॉ के पेपर में आपको केसेस सॉल्व करने आते हैं. लिखने के लिए थ्योरेटिकल है, लेकिन एक्चुअली ये प्रैक्टिकल पेपर है. केस स्टडी सॉल्व करनी होती है. मतलब आपको लॉयर की तरह सोच के एक सिचुएशन में डाल दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि आप इस सिचुएशन में, आपके सामने ये क्लाइंट है और उसने ये सिचुएशन क्रिएट की है, अब आप बताओ कि उसके साथ क्या किया जाए, बचाया जाए कि उसको गुनहगार साबित किया जाए कि क्या. तो बोला जाता है कि ये सब्जेक्टिव पेपर है, थ्योरेटिकल पेपर है. लेकिन जब हम इसको करते हैं तो इसमें मैथ्स की फिगर्स तो नहीं आती, बट प्रैक्टिकली दिमाग लगा के ये पेपर सॉल्व होता है. और जिसके पास दिमाग नहीं है वो तो देखें फिर कि क्या होना है. ठीक है. सो लॉ आपका 60 मार्क्स का पेपर है, 40 मार्क्स बीसीआर के हैं. लॉ का पेपर सब्जेक्टिव है यानी कि थ्योरेटिकल है, लिखने के लिए थ्योरेटिकल है. लेकिन क्योंकि आपको इसमें मैक्सिमम केस स्टडीज सॉल्व करने की बात आती है, तो क्योंकि मैक्सिमम केस स्टडीज सॉल्व करने की बात है, इसीलिए इट इज एक्चुअली अ प्रैक्टिकल पेपर. ठीक है, भूलना नहीं है. आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो बोलते हैं कि 90 प्लस स्कोर करो मैथ्स में, 90 प्लस स्कोर करो इको में, 90 प्लस स्कोर करो अकाउंट्स में. और जो टीचर्स ये बोलेंगे कि 90 प्लस स्कोर करो लॉ में, वो झूठ बोलेंगे. इट इज अ फैक्ट. यू कैन गूगल एंड यू कैन सर्च एनीवेयर यू वांट. 60 प्लस इज डिस्टिंक्शन इन लॉ. तो अगर आप 60 छू भी लेते हो तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है, वो देते नहीं है मार्क्स लॉ में. ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. बेसिकली लॉ क्या होता है? हम कहते हैं न्याय. एक वर्ड होता है न्याय. संसार में, सोसाइटी में न्याय को बनाए रखने के लिए जिन चीजों का, जिन रूल्स का, जिन रेगुलेशंस का गवर्नमेंट यूजेज करती है कि स्थिति बिल्कुल ठीक बनी रहे, उनको जो सरकार लेके आती है न्याय को लागू करने के लिए, जो रूल्स रेगुलेशन सरकार लेके आती है, उसको हम बोलते हैं कि वो क्या है? कानून. कानून मतलब लॉ. ठीक है. तो हम लिखेंगे इसको. फर्स्ट हेडिंग आप दोगे मीनिंग ऑफ लॉ. मीनिंग ऑफ लॉ.
It is set of rules and regulations. It is set of rules and regulations imposed by government on common public for एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। आज की जितनी भी क्लास हम कर रहे हैं, आज की हम जो भी क्लास कर रहे हैं, जो बेसिक्स ऑफ लॉ की क्लास है, इसमें से कुछ भी पेपर में नहीं आना। ये जो फर्स्ट लेक्चर है ये सिर्फ आपके रूट्स बनाएगा कि लॉ क्या होता है। जैसे कि हमें अगर ABCD नहीं आएगा तो सेंटेंसेस बनाने नहीं आ सकते। अगर पेपर में आप बोलो कि सीधा सेंटेंसेस ही पूछे जाने ना मैम, ABCD करने की जरूरत नहीं है, तो अगर ABCD आएगा ही नहीं तो सेंटेंस कहां से बनाओगे। तो ये बेसिक्स है, आपने लॉ कभी नहीं पढ़ा हुआ तो आपको लॉ की बेसिक्स पता होनी बहुत जरूरी है, बट इसमें से पेपर में कुछ नहीं आएगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए करवाया जा रहा है, ठीक है। तो इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस imposed by government on common public for administration of justice. In short, सरकार न्याय बनाए रखने के लिए कुछ नियम बनाती है। सरकार ये चाहती है कि उन नियमों का पालन किया जाए। उन नियमों का पालन करने के लिए जो स्थिति बनाई जाती है, जो रूल्स बनाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉ। इज दैट क्लियर? अब यहां पे उन्होंने बोल दिया लॉ, राइट। MCQ नहीं आएगा, लेकिन ट्रू एंड फॉल्स विद रीजन आ सकता है। MCQ विद रीजन आ सकता है, 2 नंबर में बना देंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में, ठीक है। तो यहां से हमारे पास 4 क्वेश्चंस निकले इस डेफिनेशन से। इस डेफिनेशन से मेरे पास 4 क्वेश्चंस निकले। सबसे पहले, लॉ क्या है? लॉ कौन बनाता है? फ्रेम्ड बाय हुम? किसके लिए बनाया जाता है? फॉर हुम? और क्यों बनाया जाता है? वाई फ्रेम्ड? ऊपर लिखी डेफिनेशन को देखते हुए हमारे पास 4 क्वेश्चंस आते हैं। पहला, लॉ क्या है? सबसे पहला आता है लॉ क्या है, किसने बनाया है, किसके लिए बनाया है, क्यों बनाया है। अभी बोला लॉ क्या है? इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। व्हाट इज लॉ? इट इज सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय हुम? लॉ किसने बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लॉ किसने बनाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। किसके लिए बनाया है? कॉमन पब्लिक के लिए। किसके लिए बनाया है? कॉमन पब्लिक के लिए। क्यों बनाया है? फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इज दैट क्लियर? आगे, ठीक है जी। आगे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। लॉ में एक वर्ड यूज होता है एक्ट। लॉ में वर्ड यूज होता है स्टैच्यूट। लॉ में वर्ड यूज होता है इनैक्टमेंट। लॉ में वर्ड यूज होता है लेजिस्लेशन। 4 अलग नाम मतलब एक। 4 अलग नाम मतलब एक।
ठीक है, समझो। जब हम इसमें ऐड कर देते हैं क्या, कुछ रूल्स एंड कुछ रेगुलेशंस, अभी ऊपर लिखा है ना, ध्यान देना, ऊपर बोर्ड पे ध्यान दो, ऊपर क्या लिखा है, लॉ क्या है, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। मैंने रूल्स को अलग डिवाइड कर दिया, रेगुलेशंस को अलग डिवाइड कर दिया। तुम्हें मैं बताऊंगी कि रूल्स होते क्या, रेगुलेशंस होती क्या है, दोनों अलग होते हैं, ठीक है। तो एक्ट, स्टैट्यूट, इनैक्टमेंट, लेजिस्लेशन, ठीक है। इनमें जब रूल्स ऐड कर दिए जाते हैं, रूल्स क्या होते हैं, बेसिकली लॉ में किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए उसको ना पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। समझो, कुछ भी चीज पैराग्राफ में लिखी जाती है, उन पैराग्राफ को नंबरिंग दी जाती है। जो उन पैराग्राफ को नंबरिंग दी जाती है, उन नंबरिंग को बोला जाता है सेक्शंस, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश की डिक्शनरी में पेट वर्ड को ढूंढना है, PET, आपको पता है पहले P पे जाना है, फिर E पे जाना है, फिर T, और आपको पेट वर्ड मिल जाएगा। लॉ को पढ़ने के लिए लॉ के सेक्शंस आने जरूरी होते हैं, और लॉ की अपनी सेपरेट वोकैबुलरी होती है, सेपरेट डिक्शनरी भी होती है लॉ की, ठीक है। तो लॉ को कैसे पढ़ा जाता है, अगर आपको सेक्शन का नंबर पता है तो आप उस सेक्शन के नंबर को खोल के उस पैराग्राफ पे पहुंच जाओगे और आपको उसकी डिटेलिंग मिल जाएगी, ठीक है। ध्यान से समझना। मान लो लॉ मेकर ने एक पैराग्राफ लिख दिया छोटा सा, अब उस पैराग्राफ को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि लोगों को सही तरीके से समझ आए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने फर्दर गाइडलाइंस दे दी। समझो, अगर एक टॉपिक लॉ मेकर ने बना दिया, उस टॉपिक को और ज्यादा बेटर समझाने के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दी हैं, वो गाइडलाइंस को बोला जाता है रूल्स। अगर जो लॉ मेकर ने रूल बना दिया, उसी रूल को और समझाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे जो नियुक्त एजेंसीज हैं, जैसे कि सेबी, IRDAI, CCI, IFCI, ठीक है, जो इंडिया में है, हम क्योंकि इंडियन लॉस कर रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीचे की एजेंसीज हैं, अगर उन्होंने कोई रूल्स बनाए, उनको बोला जाता है रेगुलेशंस। तो जो नियम की फर्दर एक्सप्लेनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, दे आर कॉल्ड रूल्स। जो नियमों की फर्दर एक्सप्लेनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे की एजेंसीज करेंगी, दैट विल बी कॉल्ड रेगुलेशंस। इज दैट क्लियर? तो लॉ क्या है? जो आपने रूल बना, जो आपने लॉ क्रिएट किया, एक्ट, उसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी प्लस रूल्स, या सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज ने अपनी एक्सप्लेनेशन दी यानी कि रेगुलेशंस, जब आप इन सबको प्लस कर दोगे तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या है? लॉ। इज दैट क्लियर? तो रूल्स के नीचे लिखेंगे, इफ एनी सेक्शन इज इनकम्प्लीट, if any section is incomplete to explain its facts, then central government gives further guidelines that is called rules. That is called rules. और इधर लिखेंगे राइट साइड पे, if any section is incomplete to explain its facts, then agencies of central government gives further guidelines, जैसे कि सेबी हो गया, सेंट्रल एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI, Reserve Bank of India, etc. That will be called regulations.
हमने जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट गिव फर्दर डिटेल, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी एजेंसी देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्फ जब आती है तो वो कौन सा है? दैट इज एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब आपको ये सब पता होना चाहिए। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स विच रिप्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स। सेबी हो गया, IRDAI हो गया, RBI हो गया, CCI हो गया, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं। अगर ये उसके ऊपर कोई आगे रूल्स प्रोवाइड करेंगे तो हम उसको रूल्स ना बोल के क्या बोलेंगे? रेगुलेशंस। ठीक है, तो इन शॉर्ट जब एक्ट, स्टैट्यूट, इनैक्टमेंट, लेजिस्लेशन में रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐड कर दिए तो डिटेल में हमारे पास ये सारा इज इक्वल टू क्या बनेगा? लॉ। लॉ बोला जाता है इंडिया में, ठीक है, स्टैट्यूट बोला जाता है इंग्लैंड में। लॉ को ही स्टैट्यूट बोला जाता है इंग्लैंड में, लॉ बोला जाता है इंडिया में, स्टैट्यूट बोला जाता है इंग्लैंड में। चल दें आगे। अब मूविंग ऑन, जब आप लॉ मेरे साथ पढ़ना शुरू करोगे आप ये चीज नोटिस करोगे कि लॉ में ना कहीं पे, जैसे अपने हिंदी में मुहावरे आते हैं ना, ऐसे ही अपने लॉ में कुछ लैटिन लैंग्वेज की सेइंग्स आती हैं, लैटिन। ठीक है, अब लैटिन किसकी भाषा है? रोम की। रोम में लैटिन यूज होती थी। लॉ में बहुत लैटिन वर्ड्स आएंगे जो कि हमें लर्न भी करने पड़ेंगे क्योंकि इक्वली इंपॉर्टेंट है। नाउ द पॉइंट इज हम अपने इंडियन लॉ में लैटिन लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं? ठीक है, तो बात करते हैं इसकी। हेडिंग देंगे ओरिजिनेशन ऑफ लॉ। ओरिजिनेशन ऑफ लॉ। सी, हमारा इंडियन लॉ, हमारे ऊपर किसने हुकूमत की? ब्रिटिशर्स ने। दैट इज वाई हमारा लॉ इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट वी से इज इंग्लिश लॉ। और जब हम इंग्लिश लॉ वर्ड यूज कर रहे हैं, इंग्लिश लॉ हम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आंसर इज इंग्लैंड को। इंडियन लॉ is dependent on English law। English law मतलब इंग्लैंड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ही हुकूमत की और उन्होंने ही लॉज बनाए थे। हमारे में इतनी ताकत नहीं थी कि हम सब कुछ बदल दें। हमें लगा वो ठीक बने थे, हमने उनको एज इट इज ही फॉलो कर लिया। ठीक है, अब क्या इंग्लिश लॉ ने जो रूल्स बनाए थे वो उनके अपने थे? आंसर इज नो। इंग्लिश लॉ ने जो इंग्लैंड में रूल्स बनाए गए, दे वर बेस्ड ऑन रोमन लॉ। रोमन लॉ मतलब रोम, 16th सेंचुरी की बात हो रही है। ठीक है, अब रोमन लॉ और मतलब किसकी बात हो रही है? रोम की। और रोम में जो लैंग्वेज यूज होती थी दैट वाज लैटिन। जो लैंग्वेज यूज्ड होती थी दैट वाज लैटिन। ठीक है, सी, इंडियन लॉ डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश लॉ, इंग्लिश लॉ डिपेंडेंट ऑन रोमन लॉ। तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट इंडियन लॉ इज डिपेंडेंट ऑन रोमन लॉ। यहां पे मैं लिख रही हूं इनडायरेक्टली डिपेंडेंट। तो इंडियन लॉ इज इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन रोमन लॉ। महक एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनीज के रिलेटेड, लॉ के रिलेटेड कोई भी रूल पास करने की जो पावर है उसके लिए जो सेपरेट मिनिस्ट्री है दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो अब क्योंकि रोमन लॉ में लैटिन लैंग्वेज यूज होती है दैट इज वाई हम लिखेंगे यहां पे देयरफॉर इन इंडियन लॉ
Therefore, in Indian law, Latin language is also used. वो कहते हैं, इंडिया कहता है जी, इंग्लिश लॉ में, इंग्लैंड के लॉ में आज तक लैटिन शब्दों को नहीं बदला गया. वो आज तक उनको फॉलो करते आ रहे हैं और हम इंग्लिश लॉ को फॉलो कर रहे हैं. वो कहते हैं जब इंग्लिश लॉ ने आज तक उन लैटिन शब्दों को नहीं बदला तो इंडियन लॉ कहता है हम क्यों बदले. दैट इज वाई इंडियन लॉ डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इंग्लिश लॉ, इंडियन लॉ indirectly dependent upon Roman law, and since it is indirectly dependent upon Roman law, that is why जब आप मेरे साथ पढ़ोगे आप देखोगे इंडियन लॉ में जिस लैंग्वेज की ज्यादा यूजेज होती है दैट इज लैटिन. एम आई क्लियर? कुछ पूछना है? मैं आपको उसका एक एग्जाम्पल देती हूं. लॉ में एक वर्ड यूज होता है, एज एन एग्जाम्पल, लॉ में एक वर्ड यूज होता है कंसीडरेशन. इंग्लिश में क्या मतलब होता है इसका? किसी चीज को कंसिडर करना. ठीक है, कंसिडरेशन का लॉ की वोकैबुलरी में मतलब क्या होता है? लॉ की वोकैबुलरी में इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न. लॉ में इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और इसी चीज को लैटिन में हमारे लॉ में लिखा गया क्विड प्रोक्यो. क्विड प्रोक्यो, दिस इज लैटिन. आपको ये आपकी बुक्स में मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा लॉ लैटिन लैंग्वेज यूज करता है. क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली रोमन लॉ की देन है. पहले यहां तक एक बार अच्छे से रीडिंग दो. जो ऑनलाइन बच्चे क्लास लगा रहे हैं, आई कैन सी योर नेम्स. एक बार अच्छे से रीडिंग दो और उसके बाद मुझे रिवर्ट बैक करो, क्लियर है कि नहीं. अगर क्लियर है तो क्लियर का मैसेज करो ताकि मैं आगे चलूं. इधर जो बच्चे मेरे पास बैठ के क्लास लगा रहे हैं, काइंडली एक बार गो थ्रू करो सारा. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. इंदर जी, लॉ की वोकैबुलरी अलग है. लॉ में इंग्लिश में जो शब्द बोले जाते हैं लॉ में मीनिंग डिफरेंट होता है. जैसे कि इंग्लिश में कंसिडरेशन का मतलब होता है कुछ कंसिडर करना. लॉ में कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, और उसको लैटिन में बोला जाता है क्विड प्रोक्यो. I need everyone to reply. Whosoever is watching the class, you guys need to revert me back. Is it clear? Okay. इधर बच्चे क्लियर है सबको? आगे चलते हैं. Types of law in the Indian legal system. Types of law in the Indian legal system. हमारे इंडियन लीगल सिस्टम में कितने लॉज हैं? टाइप्स ऑफ लॉज इन आर इंडियन लीगल सिस्टम. तो हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हमारे पास आता है क्रिमिनल लॉ. दूसरा हमारे पास आता है सिविल लॉ. तीसरा हमारे पास आता है कॉमन लॉ.
फोर्थ हमारे पास आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। Common law is also called case law. It is also called judicial precedent law. First is criminal law, second is civil law, third is common law. It is also called case law. It is also called judicial precedent law. And fourth is constitutional law. Constitutional law. क्रिमिनल लॉ क्या होता है? क्रिमिनल लॉ का मतलब होता है वो लॉ जिसको कि एनफोर्स करती है पुलिस। जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, मतलब आपने क्राइम किया है कोई ना कोई, मर्डर हो गया, रेप हो गया, असॉल्ट हो गया, रॉबरी हो गई, ये सब कौन एनफोर्स करता है? पुलिस। और क्रिमिनल लॉ में आपने जो भी क्राइम किया है उसके प्रति आपको पनिशमेंट भी हो सकती है, उसके प्रति आपको पेनल्टी भी भुगतनी पड़ सकती है। ठीक है, सो वी विल राइट it is enforced by police. It is enforced by police. Enforced by police. Cases like, कैसे केसेस क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं? मर्डर, रेप, assault, robbery, etc. are dealt with criminal law. Are dealt with criminal law. जैसे कि एज एन एग्जाम्पल मैं बोल दूं, ए मर्डर्ड बी एंड इज कॉट बाय पुलिस, तो क्या पुलिस डायरेक्टली उसके ऊपर हाथ डाल सकती है? आंसर इज यस। केस बाद में चलेगा, लेकिन क्या इंस्टेंटली पुलिस हाथ डाल पाएगी? आंसर इज यस। तो क्या वो उसको पुलिस एनफोर्स कर पाएगी? आंसर इज यस। ठीक है, इसी के नीचे लिखो इट प्रोवाइड्स पेनल्टीज एंड पनिशमेंट्स with respect to criminal acts of any person. It provides penalties and punishment with respect to criminal acts of any person. और आप नीचे एग्जाम्पल लिखो फटाफट से। A murdered B and is caught by police. एग्जाम्पल लिखो नीचे फटाफट से। A murdered B and is caught by police. ठीक है जी, आगे बात करते हैं सिविल लॉ की। सिविल लॉ का मतलब होता है आपने कोई क्राइम नहीं किया, लेकिन ये वो लॉ है जो डील करता है झड़प, डिस्प्यूट्स के साथ। अब वो डिस्प्यूट्स इंडिविजुअल्स में हो या वो डिस्प्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस में हो, जिसमें मर्जी हो। जैसे कि डिवोर्स, डिवोर्स क्या है? क्राइम नहीं किया बट एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, तो डिस्प्यूट, झड़प चल रही है इंडिविजुअल्स में। डिवोर्स हो गया, फैमिली सेटलमेंट हो गई, बंटवारा हो गया, वो सब केसेस आते हैं सिविल लॉ में।
ठीक है, क्राइम नहीं है बट झगड़ा चल रहा है, राइट? तो वी विल राइट लॉ दैट looks at actions that are not the crime law that looks at actions that are not the crime, rather it is disputes का मतलब क्या है? झड़प, झगड़े चल रहे हैं. इट इज डिस्प्यूट्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स तो कौन से केसेस यहां पे आते होंगे? केसेस लाइक, कैसे? मैंने अभी बोला जिनमें झगड़े होते हैं, जैसे कि डिवोर्स, इट विल कम अंडर क्रिमिनल लॉ, इट विल कम अंडर सिविल लॉ एंड विल नॉट कम अंडर क्रिमिनल लॉ. किसी बच्चे की कस्टडी लेनी है, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, उस पे भी झगड़े होते हैं. फैमिली सेटलमेंट में झगड़े होते हैं, फैमिली सेटलमेंट. प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट्स होती हैं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स. इंश्योरेंस क्लेम्स को लेकर डिस्प्यूट्स होती हैं, इंश्योरेंस क्लेम्स. तो ये सब किस में आ जाएंगे? सिविल लॉ में. ठीक है. अगर मैं तुम्हें क्रिमिनल लॉ की बात करूं और यहां पे एग्जाम्पल पूछूं, तो यहां पे एग्जाम्पल आएगा आईपीसी. यहां पे एग्जाम्पल आएगा आईपीसी. व्हाट इज आईपीसी? इंडियन पिनल कोड. उसमें लिस्ट गिवन है, ये करोगे तो इसका, ये क्राइम की ये सजा है, इस क्राइम की ये सजा है, इस क्राइम की ये पेनाल्टी, एक लिस्ट गिवन है इंडियन पिनल कोड में. तो इंडियन पिनल कोड इज द लॉ विच टेल्स यू किस सजा की क्या नौबत. ठीक है. अगर अब मैं बात करूं इस सिविल लॉ की, तो यहां पे कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जो सिविल लॉ को रिफ्लेक्ट करते हैं? आंसर इज डिवोर्स एक्ट. डिवोर्स के लिए स्पेसिफिकली एक एक्ट बनाया गया. मैरिजेस के लिए सेपरेटली इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट बनाया गया है. इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट, इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट. तो वो सिविल लॉ के अंडर आते हैं. ठीक है. अब मान लो मैं तुम्हें एग्जाम्पल देती हूं जो तुम इसके नीचे लिखोगे. एक बंदे ने जबरन, जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है और वो उसको बोल रहा है जब तक तू मेरी पूरी पेमेंट नहीं करेगा इंटरेस्ट समेत, तब तक मैं तेरी प्रॉपर्टी को विकेट नहीं करूंगा. इसका मतलब लोन का झगड़ा चल रहा है. क्या उसको मैं सिविल लॉ में डालूंगी? आंसर इज यस. लिखो एग्जाम्पल. पेन डाउन द एग्जाम्पल हियर. पर्सन बाय फोर्स टुक समवन एल्स प्रॉपर्टी. लिखो एग्जाम्पल सेकंड के नीचे. पर्सन बाय फोर्स टुक ओवर someone's else property and is not vacating it. And is not vacating it. ठीक है जी. तीसरे पे चलते हैं. तीसरा देखो, कॉमन लॉ, केस लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ. क्या होता है ये? ये एक ऐसा कानून है जिसमें रूल्स में क्या बोला गया था बाद में देखेंगे, रेगुलेशंस में क्या बोला गया था बाद में देखेंगे. हम कोर्ट का दरवाजा नॉक नॉक करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे, जो कोर्ट का वर्डिक्ट आगे से आएगा
उसके हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, उनको बोला जाता है कॉमन लॉ। समझ आया? जब क्राइम भी नहीं है, मतलब क्राइम भी नहीं किया, किसी का मर्डर वगैरह भी नहीं किया, सिविल लॉ भी नहीं है, घरेलू झगड़े भी नहीं चल रहे, आपसी मान लो व्यापार के रिलेटेड कोई डीलिंग है, बट हम उसका नतीजा कोर्ट में लेके जाना चाहते हैं एक दूसरे पे केस करके, और हम नतीजा चाहते हैं कि जज आगे से दे, तो तभी वहां पे वर्डिंग देखो केस लॉ। केस मतलब कोर्ट में गया, उसके प्रति जज ने डिसीजन दिया, दैट इज व्हाई द वर्डिंग यूज्ड इज जुडिशियल प्रेसिडेंट। यू गेटिंग इट? तो वो बोला जाएगा कॉमन लॉ, राइट? तो लिखेंगे डिराइव्ड फ्रॉम डिसीजंस, derived from decisions of court rather than solely referring to statutes और regulations। कानून में जो लिखा है या जो उसको एक्सप्लेन किया एजेंसीज ने यानी कि रेगुलेशंस, उसको देखेंगे, सिर्फ अकेला उनके दम पे डिसीजन नहीं देंगे, सोलली जो लिखा है उसके दम पे डिसीजन नहीं लेंगे, रादर प्रॉपर डिस्कशन कोर्ट में दोनों पार्टीज करेंगी, दोनों की बात सुनी जाएगी, उसके बाद जो डिसीजन लिया जाएगा, जब ऐसी नौबत आ जाए, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉ। ठीक है जी? तो एज एन एग्जाम्पल ध्यान से देखना, सबसे पहला यहां पे आपके पास आता है सबसे पहला आता है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, दिस इज योर वन एक्ट। सेकेंड यहां पे आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। थर्ड यहां पे आता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। फोर्थ यहां पे आता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। फिफ्थ यहां पे आता है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। फिफ्थ द कंपनीज एक्ट 2013 एटसेट्रा। ठीक है? मतलब कंपनी के साथ झड़प होएगी तो कंपनीज एक्ट के रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन डिपेंड करेगा जज के ऊपर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक, इन तीनों को इकट्ठा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। समझ आया? इन तीनों को ही एक्शनेबल क्लेम बोला जाता है, इन तीनों को ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। कौन सी तीन चीजों को? बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। अगर इन तीनों के रिलेटेड कोई घपला है तो फॉलो इस एक्ट को करेंगे, लेकिन डिसीजन किसका चलेगा? जज का। तीसरा, अगर आपस में पार्टनर्स में घपला हुआ है, डिस्प्यूट हुई है, पार्टनर्स में बहस हुई है और फॉलो हम पार्टनरशिप एक्ट को करेंगे, लेकिन नतीजा जज पे डिपेंड करवा रहे हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट भी किस में आ गया? सिविल लॉ में। ये आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और ये आ गया इंडियन पार्टनरशिप। दोनों में फर्क क्या है? एलएलपी इज अ कंपनी, पार्टनरशिप इज नॉट अ कंपनी। ठीक है? आगे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स का मतलब होता है एनी मूवेबल गुड्स, एनीथिंग मूवेबल। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बेसिक लॉ है जो सारे लॉ का रूट्स है, जिसके ऊपर सारे लॉज डिपेंडेंट है।
समझ आ गई? अब ध्यान से यहां पे देखना, दिस इज फर्स्ट इन योर सिलेबस, दिस इज सेकेंड एक्ट इन योर सिलेबस, दिस इज थर्ड एक्ट इन योर सिलेबस, दिस इज फोर्थ एक्ट इन योर सिलेबस, नेगो आपके सिलेबस में नहीं है, दिस इज फिफ्थ एक्ट इन योर सिलेबस। तो जो 5 एक्ट्स आपके सिलेबस में हैं वो कौन से लॉ के हैं? सिविल लॉ के। वेरी गुड, सिविल लॉ के, शाबाश, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। कॉमन लॉ के, ढक्कन, नॉट सिविल लॉ, कॉमन लॉ के। कॉमन लॉ बोलूं, केस लॉ बोलूं, जुडिशियल प्रेसिडेंट लॉ बोलूं, तो ये आपके सिलेबस में है। ये आपके सिलेबस में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहला, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दूसरा, पार्टनरशिप तीसरा, एलएलपी फोर्थ एंड कंपनीज एक्ट 5। तो ये 5 एक्ट को मिला के आपका लॉ का 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फोर्थ कैटेगरी हमारे पास होती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या है? इट इज द इंडिया का विधान, known to be Constitution of India. यही कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, गिव्स पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टू मेक लॉज। अब जो फार्मर्स का करंटली हमारे यहां पे डिस्प्यूट चल रहा है, पता ना सबको, फार्मर्स प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जो मांगे वो मांग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बदलना पड़ेगा और ये कभी हो नहीं सकता। इसीलिए डिसीजन इज टेकिंग सो लॉन्ग। इंडिया का विधान नहीं कभी बदल सकते, बट वो अड़ के बैठ गए इसको बदलो, वो हो नहीं सकता। दैट इज द टाइम, दैट इज द रीजन इट इज टेकिंग टाइम। हम बोलते हैं ना डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहा, वैसे तो इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी बदल देंगे, वो धरने पे बैठे हैं, हर चीज मानी जाएगी, बट आप बोलो कि हमारी वजह से इंडिया का विधान बदल दो, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स पावर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज फॉर बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। यस, अमेंडमेंट्स हो सकती है, लॉ नहीं बदल सकते। टू मेक लॉज फॉर बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। टू मेक लॉज फॉर बेटरमेंट ऑफ पब्लिक। एज एन एग्जाम्पल, जीएसटी एक्ट, वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, अमेंडमेंट हो सकती है, बोल दो जीएसटी एक्ट ही पूरा उड़ा दो, ऐसे नहीं हो सकता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चेंज कर सकते। जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ इट, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदला, बीच में बदलाव किए। इनकम टैक्स एक्ट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड है कि अगर किसी लॉ से किसी स्टेट में डिस्प्यूट्स अराइज होती हैं, उस वजह से हमारे को किसी सेक्शन को ऑल्टर करना पड़ता है, तो हम कर सकते हैं। तो हमने अपने दायरे में रहते हुए किया जो किया। जीएसटी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही ये डिस्प्यूट के एक्ट है, ना ही ये क्राइम के एक्ट है, ना ही इनके लिए जज के पास जाना है। ये वो एक्ट है जो हर कॉमन इंसान के ऊपर लगता है, अगर आप इंडिया के नागरिक हो तो आपको टैक्स भरना है। इज दैट क्लियर? अगेन आई एम गिविंग यू 1 मिनट, मुझे ये चारों लॉज एक बार रीड करो, अच्छे से देखो, फिर मैं आगे चलूंगी। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग ऑनलाइन, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू स्टडी इट। हाँ जी, जैसे कि हमारा मेरी किसी के साथ डिस्प्यूट है, किस कारण से है कि वो मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट कर रहा है, तो मैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में करूंगा कि सिविल लॉ में उसके अगेंस्ट कंप्लेंट? दोनों में कर सकते हो, दोनों में कर सकते हो।
अब जैसे कोई मेरा जैसे राइट टू स्पीक या राइट टू चूज योर रिलीजन को कोई वायलेट कर रहा है, कोई फोर्स कर रहा है मेरे पे, कॉन्स्टिट्यूशनल में जाओगे। कॉन्स्टिट्यूशन में कर दूं। जिन बच्चों को क्लियर है उसके बाद वो ये लाइनें लिख सकते हैं, आपको काम आएंगी लॉ में। आप लॉ बनाओ, लॉ बनाने में मनाही नहीं है। आप कोई भी लॉ इनैक्ट करो, नया बिल ले आओ, नया एक्ट पास कर दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्ट्रा वायर्स का मतलब होता है दायरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। आउट ऑफ स्कोप को लॉ में अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं। हम इंग्लिश में या बीएसटी में वर्ड यूज करते हैं ना, आउट ऑफ स्कोप, दायरे से बाहर। लॉ में आप आउट ऑफ स्कोप वर्ड यूज नहीं लिख कर सकते। लॉ में आउट ऑफ स्कोप के लिए जो लॉ की वोकैबुलरी यूज होती है दैट इज कॉल्ड अल्ट्रा वायर्स। और वायर्स भी डब्ल्यू से नहीं है, वी से है, ध्यान देना है। तो अल्ट्रा वायर्स एक्ट का मतलब है ये एक्ट दायरे से बाहर है। तो वो कहते हैं कोई भी लॉ बनाओ लेकिन वो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा कि मैं तो सीए कर रहा हूं, मैं तो सीए कर रहा हूं, या कुछ बच्चे सीएस कर रहे होते हैं या कुछ बच्चे सीएमए कर रहे होते हैं कि हमने लॉ को क्या करना है, सीपीए कर रहे होते हैं, हमको लॉ से क्या लेना देना, हमारे को लॉ कहां पे जाके काम आना है, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, तो लॉ की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है, वाई वी आर स्टडिंग लॉ, मुझे क्या नीड है। ठीक है ना, मेरा तुमसे क्वेश्चन ये है, नीड फॉर नॉलेज ऑफ लॉ, मुझे इसकी जरूरत क्यों है। मैं तुम्हें इसका एक एग्जांपल देती हूं। सपोज करो एक ड्रग सेलर था, ड्रग्स सेल करता था और वो पकड़ा गया, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया क्रिमिनल लॉ के अंडर। क्यों? क्योंकि ड्रग्स सेलिंग इज प्रोहिबिटेड, पेनाल्टी पड़नी है। ठीक है, पुलिस ने उस ड्रग सेलर को अरेस्ट किया, उसकी तारीख डली और उसको कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट ने उसको 3 इयर्स का जेल सेंटेंस कर दिया, 3 साल की सजा सुना दी। ठीक है, अब वो जो ड्रग सेलर था, मान लो एक्स था, वो कहता जी कहां लिखा है, आप मुझे 3 साल की सजा क्यों दे रहे हो, कहां लिखा है। जज कहता ये सब लिखा हुआ है नारकोटिक्स प्रिवेंशन एक्ट में, क्योंकि ड्रग्स की बात हो रही है, उसका एक्ट यही होता है, नारकोटिक्स प्रिवेंशन एक्ट, वहां पे लिखा है। वो ड्रग सेलर हंसना शुरू हो गया, हा 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 मैंने तो पढ़ा नहीं। जज कहता ठीक है कोई बात नहीं, कहता जी मैं अनपढ़ हूं, कहता कोई बात नहीं, कहता मैं ब्लाइंड भी हूं, मुझे ना दिखता तो मैं कैसे देखता कि क्या लिखा है नारकोटिक्स एक्ट में।
ठीक है, कहता मैं पढ़ सकता नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, तो पढ़ना तो मुझे आ नहीं सकता था, तो मैं कैसे मान लूं कि ये रूल मेरे ऊपर लागू होता है? मैंने तो ना कभी पढ़ा, ना कभी सुना, ना कभी देखा। अब आप दिमाग लगाओ, तुम एक तरफ ड्रग की स्मगलिंग कर रहे हो, दूसरी तरफ कहते हो तुम अंधे हो, उस तरफ कहते हो मुझे पढ़ना नहीं आता, तो क्या जज ये सुन के कि तुम अनपढ़ हो, अंधे हो, तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें जुर्म करने देगा? आंसर इज नो, राइट। इसका मतलब क्या तुम जुर्म करके बच जाओगे सिर्फ ये एक्सक्यूज देके कि तुम्हें लॉ की नॉलेज ही नहीं थी? आंसर इज नो। तो मेरा आंसर तुम्हारे को यह है कि तुम्हें लॉ की नीड इसलिए है क्योंकि कल को कभी फंस गए तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। तुम्हें जज कभी भी एक्सक्यूज नहीं करेगा। अगर तुम बोलोगे ना मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा कोई लॉ है, आप बिना लाइसेंस के पकड़े जाओ और बोलो मैं तो 14 साल का हूं, मुझे तो मम्मा पापा ने बताया ही नहीं कि लाइसेंस होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुम इंडिया में हो, तुम्हारा बर्थ इंडिया का है, तुम्हारी सिटीजनशिप इंडिया की है, तुम इंडियन हो ना, तो इंडियन हो तो तुम्हें इंडिया के सारे लॉज पता होने जरूरी है, ऐसा सरकार बोलती है। कल को तुम किसी भी जुर्म में पकड़े जाते हो, चाहे वो बिना टिकट के हो, चाहे वो किसी के साथ डीलिंग करने में हो, चाहे वो एक्सीडेंट करने की सिचुएशन में हो, अगर तुम ये बोलते हो कि ये पेनाल्टी मेरे पे क्यों लग रही है, ये दफा मेरे पे क्यों लगाई जा रही है, मुझे तो ये सब पता ही नहीं है, तो जज वहां पे तुम्हें बोलेगा भाई तेरी लग गई। वाई? इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज। तुम्हें इंडिया का कानून पता होना चाहिए, मतलब सबको कानून पता होना जरूरी होता है। तुम कभी भी इस बात का कोर्ट में जाके डिफेंस नहीं ले पाओगे कि मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहा था, मुझे तो लॉ की नॉलेज है ही नहीं। तुम्हें लॉ पता है कि नहीं पता, इट डजंट मैटर। यू डिड रॉन्ग, जज ये देखेगा पता था, कहेगा नहीं, कहता डजंट मैटर, तुझे पता होना चाहिए था, तू फंस गया। ठीक है, तो इसको कैसे लिखा जाता है? इसको बोला जाएगा every person must have knowledge of law of land of his country। अब इस लाइन का क्या मतलब है? क्या इस लाइन का यह मतलब है कि हर किसी को अपने खेती बाड़ी के लॉ आने चाहिए? जी नहीं, लिखा ऐसे गया है। इस लाइन का मतलब क्या है? जिस देश में तुम पैदा हुए हो उसको, उस देश के लॉ को लॉ ऑफ लैंड बोला जाता है। जिस देश में तुम पैदा हुए हो, जिस देश के तुम नागरिक हो, उसके तुम्हारे को लॉज आने बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट, इंसान को अपने देश में चलने वाले हर कानून के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसी को भी लैटिन में लिखने लगी हूं। इग्नोरेंटिया ज्यूरिस, इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिट। इसका क्या मतलब है? ये लैटिन में लिखा है मैंने। इसका क्या मतलब है? जो ऊपर मैंने लिखवाया अभी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज ऑफ नो एक्सक्यूज, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसी को लैटिन में बोला जाता है इग्नोरेंटिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसिट। जिस देश में रहते हो लॉ नहीं पता तो डिफेंस नहीं मिलेगा। लैटिन वेब सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती। हाँ जी, क्या? ये तो अभी शुरू हुआ है, अभी तो दूसरा वर्ड की है, ऐसे तो बहुत आने हैं। हाँ जी, यहां तक क्लियर है? ये ना प्लीज थोड़ा सा सीरियसली लो, क्योंकि ये रूट्स हैं, इनका आना बहुत जरूरी है लॉ समझने के लिए।
ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हेडिंग देते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ इन इंडिया। इंडिया में कानून कैसे बनाया जाता है? नहीं नहीं, एक पेज चलना है नॉर्मल। हाँ, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एक एक्सपर्ट कमेटी, एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है। ठीक है, ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है ये रफली ड्राफ्ट करते हैं न्यू लॉ को, ड्राफ्ट करते हैं न्यू लॉ को, या अगर ऑलरेडी लॉ आ चुका है तो अमेंड करते हैं उसको। सी, या तो नया लॉ लाओ, जो आ गया है उसको नहीं बदल सकते, उसमें अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करती है एक एक्सपर्ट कमेटी, वो ड्राफ्टिंग करते हैं नवे लॉ की। ये ड्राफ्टिंग क्या होती है? इट इज जस्ट रिकमेंडेशंस। इसकी दूर दूर तक कोई वजूद नहीं होता, कोई वैल्यू नहीं होती। बस एक एक्सपर्ट आया, उनको बिठाया और उन्होंने अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे दी, जिसको कि हम बोलते हैं कि उन्होंने ना लॉ को ड्राफ्ट कर दिया। दैट इज जस्ट रिकमेंडेशंस। ठीक है, ध्यान से देखना, न्यूज में बहुत कॉमनली आप पढ़ते हो ना, बिल आ गया, बिल पास हो गया, दिस इज कॉल्ड बिल। न्यूज में बड़ा हाईलाइट चल रहा है आजकल, बिल पास कर दिए जी, 3 नवे बिल पास हो गए जी किसानों के, बोलते हैं ना। वो सिर्फ एक एक्सपर्ट कमेटी अभी बैठी है, उसके ऊपर रिकमेंडेशन हुई है, दैट इज जस्ट अ बिल। ठीक है, मतलब ये पक्का कुछ भी नहीं है। राइट, आगे व्हाट इज बिल? फिर मैं क्या बोलूं? दिस इज टेम्पररी लॉ। What is bill? It is a temporary law. That is what you called is draft law. उसको बोला जाता है ये बिल पास हुआ जी, कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, पता भी नहीं होता कि आगे जाके पक्का लागू होना भी है कि नहीं होना। एक टेम्पररी चीज, एक वेव चलाई गई है। ठीक है, आगे आगे अब इस बिल को प्रेजेंट किया जाता है, presented to कैबिनेट। कैबिनेट में इसको प्रेजेंट किया जाता है। जब कैबिनेट इसको अप्रूव कर देता है, कैबिनेट में इसको अप्रूव कर दिया गया, यानी कि जहां पे वो कुर्सियां बज रही होती हैं, बहस हो रही होती है ना, हाँ, ठा ठा ठा, हाँ, कब कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट, वही तो लिखने लगी हूं। अप्रूव किया तो वो इंट्रोड्यूस हो गया पार्लियामेंट में, जहां पे चप्पलें भी चलती हैं। यस, आजकल तो चप्पलें भी चलती हैं। प्रेजेंटेड टू कैबिनेट, अप्रूव होके इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट। ठीक है, जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है, इट इज रेफर्स टू, किसको रेफर किया जाता है? इसके लिए सेपरेट कमेटी होती है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी अगर ये इसको कंफर्म कर दे तो इसको दोबारा रिप्रेजेंट किया जाता है पार्लियामेंट में, अगेन प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। पहले एक स्पेसिफिक कमेटी है, वो उसको पास करेगी, उसके बाद वो बिल दोबारा पार्लियामेंट में डिस्कशन के लिए आएगा। ठीक है, अब आपको पता है पार्लियामेंट में 2 घर होते हैं, कंसिस्ट्स 2 हाउसेस। पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक क्या लिखूं, लोकसभा,
राज्यसभा, लोकसभा इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ पीपल, राज्यसभा इज कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा का ही नाम है हाउस ऑफ पीपल और राज्यसभा का नाम है काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक है जी। वो पार्लियामेंट में जो अभी टेम्पररी बिल चल रहा था, जो कैबिनेट से अप्रूव होकर पार्लियामेंट में आया, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूव किया, उसके बाद दोबारा पार्लियामेंट में आया, अब लोकसभा और राज्यसभा के सामने आ गया। ठीक है जी। इसको भी पास कर दिया गया, पास्ट। जहां पे ब्रेक लगी वो वापस चला जाएगा। हम चल रहे हैं कि कैसे पास पास होता जाता है। ठीक है, यहां से भी हो गया पास। प्रैक्टिकली कभी भी यहां से पास नहीं हो पाता, यहां पे बहसो बसाई होती है, क्योंकि सारी ऑपोजिट पार्टी बैठी है, बीजेपी भी उत्थे, कांग्रेस भी उत्थे, स्यापा पै जाता है। ठीक है ना, कभी कभी होता है ना एक्सेप्शंस। इधर से भी पास किया, इधर से भी पास किया, देखो इधर से भी पास हुआ, इधर से भी पास हुआ। अब क्या करेंगे, उसके बाद इसको भेजा जाता है टू मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। उसके बाद इसको भेजा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पास। ठीक है, यहां से ये लोग इसको भेजते हैं प्रेसिडेंट के पास, जो कि इस वक्त कौन है, रामनाथ कोविंद। ठीक है, अब प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंडेंट है भाई, तू हां करता है कि ना करता है, असेंट्स डिसेंट्स। अगर हमारे सो कॉल्ड प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने उस बिल के ऊपर असेंट दे दी, उस बिल पे असेंट दे दी, तो उस बिल को ऑफिशियली पब्लिश कर दिया जाएगा। बिल ऑफिशियली पब्लिश्ड कहां, सरकारी न्यूज़पेपर में। सरकारी न्यूज़पेपर का नाम क्या होता है, ऑफिशियल गजेट। कहते हैं ना गजेट में रिजल्ट निकलेगा, वो क्या होता है गजेट, दैट इज सरकारी न्यूज़पेपर। बिल ऑफिशियली पब्लिश हो जाता है ऑफिशियल गजेट में, और जैसे ही वो टेम्पररी बिल ये सारे प्रोसीजर को पास करके प्रेसिडेंट की असेंट लेता है और वो सरकारी न्यूज़पेपर में नियुक्त कर दिया जाता है, वो बिल किस शब्द का नाम ले लेता है, एक्ट का। वो एक्ट बन जाता है। हमारे सिलेबस में पहला क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो एक्ट वर्ड कहां से आया, ये सब कुछ पास करके। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वो एक्ट वर्ड कहां से आया, सब कुछ पास करके। समझ रहे हो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहां से आया, ये सब कुछ पास करके। कभी वो बिल बना था, आज वो एक्ट बन चुके। ठीक है, डिसेंट, डिसेंट का मतलब है मना कर दिया, इसका मतलब है बिल नॉट ऑफिशियली पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गजेट। क्या करें, क्या करें, एक्ट बनेगा, देयरफॉर नॉट एन एक्ट। फिर क्या होगा, इट इज रिटर्न्ड टू पार्लियामेंट। फिर से झगड़े करो, इट इज रिटर्न्ड टू पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन। रिकमेंडेशंस लिख दिया मैंने, रिकंसिडरेशन। तो इस तरीके से ये एक्ट बना। समझो, मैंने अभी ऊपर तुम्हें क्या लिखवाया है, इसी एक्ट को स्टैच्यूट बोलते हैं, इसी एक्ट को इनैक्टमेंट बोलते हैं, इसी एक्ट को लेजिस्लेशन बोलते हैं। इस एक्ट के शब्द में अब जब आगे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पॉइंट ऑफ व्यू डाल देगी, तो एक्ट प्लस रूल्स इज इक्वल टू लॉ। और इसी एक्ट में जब सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल देंगी, एक्ट प्लस रेगुलेशंस इज इक्वल टू लॉ। तो एक्ट ऐसे बनता है, रूल्स रेगुलेशंस आगे सरकार अपने ऐड कर देती है उसमें। ठीक है, लेकिन कुछ भी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को क्रॉस नहीं कर सकता, व्हाटसोएवर इट इज। दैट क्लियर? कुछ पूछना है? एक बारी फटाफट से यहां तक देखो।
जितने भी बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं, एक बारी प्लीज रिवर्ट मी बैक करो कि क्या सारा क्लियर है। एक बारी प्लीज गो थ्रू करो ताकि मैं आगे चलूं। और जो बच्चे ऑनलाइन लगा रहे हैं, काइंडली रिवर्ट मी बैक, इज इट क्लियर? आगे चलते हुए अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, हाउ रूल्स एंड रेगुलेशंस आर अरेंज्ड। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को कैसे अरेंज किया जाता है? The answer to this is these are arranged in paragraphs. जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं इनको पैराग्राफ्स में अरेंज किया जाता है, ठीक है। पैराग्राफ्स को फिर नंबरिंग की जाती है, पैराग्राफ्स आर नंबर्ड। इन पैराग्राफ्स को नंबर्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये जो नंबर्स दिए जाते हैं उसका जो मेन पैराग्राफ होता है, यानी कि हाईलाइट पैराग्राफ, उस मेन पैराग्राफ को अगर उन्होंने एक्ट में डाला है, एक्ट अभी जो पास हुआ, ठीक है ना, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ को एक्ट में ऐड किया गया, उस एक्ट में उस पैराग्राफ को बोला जाता है सेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारा लॉ इसके ऊपर डिपेंड करना है, बोला जाता है सेक्शन। और अगर वही पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई और एक बात ऐड कर दी गई, उसको बोला जाता है आर्टिकल्स। और ये सब क्या है? ये मेन पैराग्राफ है। मेन पैराग्राफ इज कॉल्ड सेक्शन इन द एक्ट एंड दिस मेन पैराग्राफ इज कॉल्ड आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना इधर, जनरली, मैं जनरली की बात कर रही हूं। अब हम इसको डील करेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हमने नहीं पढ़ना। हमने कौन सा लॉ है हमारे सिलेबस में? कॉमन लॉ। तो जनरली सपोज करो आपको ऐसे दे रखा है 6 ब्रैकेट में 3 फिर A फिर ऐसा कुछ एंड नथिंग इज गिवन। मैंने जनरली वर्ड लिखा है। ये क्या है? ये होता है मेन पैराग्राफ। दिस इज मेन पैराग्राफ, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड सेक्शन। तो मैं यहां पे क्या पढ़ूंगी? सेक्शन 6। सेक्शन 6, ये जो फर्स्ट ब्रैकेट में लिखा होता है दैट इज सब पैरा। सब पैरा, दैट इज वाई दिस सब पैरा इज कॉल्ड सब सेक्शन। अब कैसे पढ़ूंगी? सेक्शन 6 सब सेक्शन 3। ये सेकेंड पैराग्राफ क्या होता है? इट इज कॉल्ड सब सब पैरा। सब पैरा का आगे पैरा। लॉ की लैंग्वेज में इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड क्लॉज। इट इज कॉल्ड क्लॉज। और फोर्थ क्या होता है? सब के सब का सब पैरा। 3 बारी सब आएगा, सब खाने का मन कर गया। सब 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 पैरा। एंड व्हाट विल दिस बी कॉल्ड? इट इज कॉल्ड सब क्लॉज। सब क्लॉज। अब अगर मुझे पूरे को पढ़ना है, मैं कैसे पढ़ूंगी?
बोर्ड पे ध्यान दो, सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 क्लॉज स्मॉल ए सब क्लॉज 2। वाई? लॉ में कैपिटल ए और स्मॉल ए का अलग मतलब होता है। कैपिटल ए से कुछ और लिखा होगा, स्मॉल ए से क्योंकि हमारे पास लिमिटेड ही अल्फाबेट्स हैं तो हमें बहुत सारे टॉपिक्स लिखने पड़ते हैं, तो कैपिटल ए का मतलब कुछ और होता है, स्मॉल एबीसी का मतलब कुछ और होता है। तो आप ऐसे नहीं बोलोगे क्लॉज ए, आप बोलोगे क्लॉज स्मॉल ए। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, ये तो हो गया जनरली ऐसे पढ़ा जाता है, लेकिन अब मैं इसमें भी ट्विस्ट दे रही हूं। ठीक है, अब मैं सेक्शन वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूं। देखो कहां गया, नहीं है, शो कर रहा नहीं है पर है। लेट्स सी, है सारा, शो कर रहा है कि नहीं है? बस सेक्शन नहीं लिखा होगा उतना ठीक है। तो यहां पे सेक्शन वर्ड्स को 2 पार्ट में, सेक्शन वर्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। फर्स्ट विल बी इफ पॉइंट ऑफ डिस्कशन is same. Second is if point of discussion is different. If point of discussion is same and if point of discussion is different. अगर point of discussion same है, जैसे कि गगन is a girl, she is 20 years old, she is pursuing CA, तो मैं सब कुछ उसी के बारे में बोल रही हूं ना, उसके साथ हर चीज क्या है, कनेक्टिविटी में, then there is a connectivity, then there is a connectivity, मतलब हर चीज का आपस में लिंक है। तो जब किसी चीज का आपस में लिंक होता है, यू हैव टू यूज वर्ड सबसेक्शन। सबसेक्शन लिखोगे, जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं तुम्हें बताती हूं, एक वर्ड यूज होता है AGM, दिस इज कॉल्ड एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि कंपनीज करती हैं। ठीक है, इसका एक सेक्शन है 96, सेक्शन 96 है, उसके आगे लिखा हुआ है 96 ऐसे। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, इस फर्स्ट ब्रैकेट को मैं सबसेक्शन बोलूं कि क्लॉज बोलूं? जनरली तो पता है कि सबसेक्शन बोलना है, बट प्रैक्टिकली नहीं होता ऐसा। वो बोलते हैं अब ये देखने से पहले कि आपने सबसेक्शन बोलना है कि क्लॉज बोलना है, आप देखो कि क्या ये 3 ब्रैकेट्स में आपस में लिंक है। लिंक आपको तभी पता लगेगा जब आपको पता होगा कि इन ब्रैकेट्स में आता गया। पहला सेक्शन 96 सबसेक्शन 1 बोलता है मीटिंग कब होती है, 96(2) बोलता है मीटिंग कहां होती है, 93 बोलता है मीटिंग 96 क्यों होती है, वाई। तो ये तीनों क्वेश्चन किसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, AGM के। तो मैं इन ब्रैकेट्स को क्या बोलूंगी, सबसेक्शंस, सबसेक्शंस। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ डिस्कशन डिफरेंट है, जैसे कि मैं बोल देती हूं
गगन इंटेलिजेंट है और कुणाल भी इंटेलिजेंट है, दो अलग प्राणियों की बात कर रही हूं, दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, समझ आया? तो इसका मतलब है देयर इज नो कनेक्टिविटी, देयर इज नो कनेक्टिविटी। और अगर दो चीजों में कनेक्टिविटी नहीं होती, ऑलवेज यूज वर्ड क्लॉज, यू हैव टू यूज वर्ड क्लॉज, चाहे फिर वो फर्स्ट ब्रैकेट ही क्यों ना हो। एज एन एग्जाम्पल, आपने शब्द सुना होगा प्राइवेट कंपनी, ठीक है? ये आता है सेक्शन 268 ऑफ कंपनीज एक्ट 213, ठीक है? मैंने अभी बोला नहीं क्लॉज सब सेक्शन, कुछ नहीं बोला। एक और आता है पब्लिक कंपनी, ये भी सुना शब्द? पब्लिक कंपनी आता है 2(70) ऑफ कंपनीज एक्ट 213। अब आप बताओ, प्राइवेट कंपनी एक अलग चीज है, पब्लिक कंपनी एक अलग चीज है, क्या दोनों में कनेक्टिविटी है? नहीं, नहीं। तो मैं फर्स्ट पैराग्राफ को क्या सब सेक्शन बोलूंगी? नहीं, मैं क्या बोलूंगी? सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 70। तो जनरली फर्स्ट ब्रैकेट इज सबसेक्शन, सेकेंड ब्रैकेट इज क्लॉज एंड सो ऑन, मूविंग ऑन। बट बिफोर दैट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड जनरली, but when you study law you have to see, is there any connectivity between these sections? If it is yes, then you will use the word subsection, और अगर आपस में एक दूर दूर तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, you will always use the word clause, ठीक है? एक चीज याद रखनी है, लॉ में हमेशा सेक्शन 1 स्कोप बताता है उस एक्ट का, सेक्शन 2 उस एक्ट की डेफिनेशंस बताता है। डेफिनेशंस का मतलब होता है इस एक्ट में, जैसे कभी भी आप इंग्लिश में कोई स्टोरी पढ़ते हो तो जो भी पात्र होते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन बिगिनिंग के पेज पे दी होती है। सुरेश इज फादर, महेश इज मदर, एज एन एग्जाम्पल, ऐसे ही दिया होता है, कुछ आजकल हो सकता है ऐसा। तो फर्स्ट पेज पे डिस्क्रिप्शन दी होती है, ठीक है? सिमिलरली लॉ के उस एक्ट में किस शब्द का क्या मतलब है वो दिया होता है डेफिनेशंस में, और इट इज वेरी ऑब्वियस, एक डेफिनेशन कभी भी दूसरे से मेल नहीं खाएगी। दैट इज वाई डेफिनेशंस में तो हर वक्त जो फर्स्ट ब्रैकेट दिया होगा वो हमेशा किसको रिफ्लेक्ट करेगा? क्लॉज को। ये याद रखना। इज दैट क्लियर? पक्का? सोच लो। जो ऑनलाइन बच्चे क्लास लगा रहे हैं, क्या क्लियर है? फटाफट से रिवर्ट मी बैक। तो लॉ आज इतना ही करेंगे, यहां पे हमारा लॉ का बेसिक्स खत्म होता है, ठीक है? बेसिक्स में तुमने बेसिकली क्या याद रखना है जो जरूरी है? सेक्शन क्या होता है, सब सेक्शन क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, क्योंकि कल से मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगी। देन एक्ट कैसे बना, कौन सा लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, लॉ आना क्यों जरूरी है, क्योंकि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। इज दैट क्लियर? तो दिस इज व्हाट बेसिक्स ऑफ लॉ इज। कल जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं फर्स्ट एक्ट से स्टार्ट करूंगी, दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। वो अप्रोक्सीमेटली 50 लेक्चर खींचेगा, लंबा चौड़ा एक्ट है, 50 लेक्चर्स अप्रोक्सीमेटली। इट इज अ वेरी बिग एक्ट। और लॉ में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक्ट दूसरे एक्ट के साथ कनेक्टेड होता है, एक नहीं आएगा तो दूसरा दूर दूर तक नहीं आएगा। और लॉ की एक और प्रॉब्लम होती है, जो एक दिन किया है उसी की कनेक्टिविटी दूसरे दिन होती है, उसी की कनेक्टिविटी तीसरे दिन होती है। तो अगर आप बीच में एक भी दिन का कॉन्सेप्ट भूलोगे, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रैंकली, आपको लगेगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो लॉ में एवरी डे की ग्रिप रख के तुम 60 पहुंचते हो। जहां पे तुम लीनियंसी बरती या लीनियंट हुए, डब्बा गुल हो जाता है लॉ में, वेरी फ्रैंकली सेइंग, ठीक है? हर सब्जेक्ट फाउंडेशन में क्रॉस करवा देता है, ये वो सब्जेक्ट है जो नैया डुबाता है। नैया डुबाने वाला सब्जेक्ट ये है, उड़ाने वाला सब्जेक्ट ये है, पार कराने वाला सब्जेक्ट ये है। इसमें यही एक सब्जेक्ट है जो फुस करवा देता है फाउंडेशन, जिसकी वजह से क्लियर नहीं हो पाती है। तो पहले ही क्लियर कर रही हूं, इसीलिए पहले से ही सब्जेक्ट में ग्रिप बना के रखना, ठीक है जी? तो जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं, मेरे द्वारा दिया हुआ लेक्चर आई गेस आपको क्लियर होगा। नहीं है तो कोई डाउट है तो काइंडली आस्क मी। यहां से हम कल अपना एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे।
फाइनली रिवर्ट मी बैक ताकि फिर हम ओके बाय बाय करें. कॉलेज जाना है. बैकअप लगाए बगैर मत आना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा. क्या तुम्हें से पसंद निकाल देंगे? टेस्ट कर ले. ऑनलाइन में लोग हमें आपने टेस्ट बताया ही बाद में बिल्कुल ये टेस्ट दे के चला जाओ. जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं और वो अमृतसर को बिलोंग करते हैं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं और वो अमृतसर को बिलोंग करते हैं, आप लोग कल 1 o'clock इको का टेस्ट देने सेंटर पे आओगे. 1 o'clock आप इको का टेस्ट देने कल सेंटर पे आओगे. All the students who belong to Amritsar are supposed to come to center to give their test of eco at 1 PM sharp. और जो दूसरे सिटीज को बिलोंग करते हैं, उनका टेस्ट एक दिन बाद होगा. और जो अमृतसर के स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन टेस्ट उनको देना अलाउड नहीं है. इफ़ यू विल डू सो वी विल नॉट बी चेकिंग योर पेपर, सो काइंडली सी टू इट. ठीक है, तो वी विल स्टॉप आवर क्लास हेयर एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर टुमारो. सो टेक केयर बच्चा लोग, बाय बाय.